आपकी जो वीकली टेस्ट की जितने भी रिपोर्ट्स होती है, कोई भी मैसेज है, वो आपके पास तो आता ही आता है, साथ में आपके पेरेंट्स के पास भी जाता है। जी, मैं हमेशा से मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा-सा पॉसेसिव टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अगर टीचर मुझे पढ़ा रहा है, तो मेरा अगर टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मुझे मज़ा नहीं आता। मेरे को लगता है टीचर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं हमेशा से ही फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ। ठीक है। लेकिन आई कॉन्टैक्ट उस टीचर का जैसा मेरे साथ है, वैसा ही लास्ट बेंच के बच्चे के साथ भी है। ओके। ये एक सबसे बड़ी बात है। हाय मयंक, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। सो कैसा चल रहा है आपका 2020? 2020 बहुत अच्छा चल रहा है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी थे, अपॉर्चुनिटीज़ भी थी। हाँ, नो डाउट ये पूरे वर्ल्ड पे बहुत बड़ी पैंडेमिक है, बट एज़ ए सीए स्टूडेंट फिर भी मैं कहूँगा कि मेरे लिए फिर भी ये ठीक अच्छा चल रहा है, क्योंकि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। इंडिया में इसका कल्चर डेवलप हो चुका है, और वर्क फ्रॉम होम की वजह से मुझे सीए फाइनल की स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प मिल रही है। क्योंकि जैसा कि कहा जाता है, इस कोर्स में 15 से 17 घंटे पर डे पढ़ना पड़ता है, तो आर्टिकलशिप के साथ तो 3-4 घंटे भी निकालना पर डे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये थोड़ा-सा मुझे बेनिफिट मिला है। हाँ, तो इस चीज़ के लिए तो मैं सेल्फिशली बहुत बेनिफिट 2020 से उठा रहा हूँ। तो आपके लिए 2020 वरदान साबित हुआ कि आपको स्टडीज़ एंड जॉब दोनों वर्क। ओके। सो कॉमर्स का डिसीज़न आपने कब लिया? कॉमर्स का डिसीज़न, इसके पीछे मेरा एक छोटी सी एज से ही विज़न था। मैं हमेशा से एक बिज़नेसमैन या एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। ओके। तो मैंने जैसे देखा कि साइंस स्ट्रीम में तो कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। मेडिकल में वैसे ही डर लगता था खून-वून देख के। आर्ट्स में आईएएस वगैरह, आईपीएस वगैरह तो अपनी कह लो आप औकात से ही बाहर था। तो बनिया फैमिली होने के कारण कॉमर्स ही एक फ़ील्ड बचता है। अब उसके लिए मैंने बीकॉम वगैरह स्टार्ट कर दिया था। उसके साथ मैं फ़ादर का बिज़नेस मैंने जॉइन कर लिया था। तब तक मेरे माइंड में कोई सीए को लेके कोई भी विचार नहीं था। तो जैसे मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, मैंने उनके साथ तो 6 से 8 महीने मैंने लगाए। तो वहाँ पे मुझे चीज़ें महसूस हुई कि ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैं लैक कर रहा था। और जिस तरह से चीज़ें चेंज हो रही है, उस हिसाब से उन सभी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी। तो मैं किसी न किसी एक कोर्स की तलाश में था जो मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर सके। ओके। सो आपने ये 10th के रिजल्ट के बाद डिसीज़न लिया, ये क्या उम्र थी? ये क्या कौन-सा दौर था जब आपने पापा को जॉइन किया, उनको हेल्प किया? ये एक्चुअली मैं जॉइन तो मेरे फ़ादर के साथ बिज़नेस में 6 टू 7 क्लास से ही था। कहीं न कहीं इन्वॉल्वमेंट था। मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि स्कूल से आने के बाद फटाफट होमवर्क करो, उसके बाद मैं शॉप पे जाऊँगा या ऑफ़िस में जाऊँगा, फ़ादर के साथ काम करूँगा मैं। जी। सो कॉमर्स के बाद सीए का डिसीज़न कब लिया गया कि रिजल्ट आने के बाद या फिर उसी दौरान कुछ ऐसा माहौल बनना शुरू हो गया था? एक्चुअली क्या हुआ था, एक बार हमारे स्कूल में सेमिनार हुआ था कुछ टीचर्स का सीए के रिगार्डिंग। ओके। तो उस सेमिनार के दौरान मुझे कुछ चीज़ें इसमें पता चली। नो डाउट हिसार जैसे शहर में अवेयरनेस एक प्रोफेशनल कोर्स को लेके बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी जो सेमिनार्स हुए उनमें काफ़ी पता चला। उसके बाद जैसे मैंने बिज़नेस जॉइन किया, तो कई चीज़ें जीएसटी, इनकम टैक्स के रिगार्डिंग मेरे फादर चार्टर्ड के पास जाते थे, अप्रूवल्स लेते थे। तो मेरे माइंड में हमेशा होता था, यार मैं किसी और के पास अप्रूवल लेने जाने से बढ़िया मैं खुद ही ऐसा ये कर लेता हूँ, मैं खुद बन जाऊँगा। तो इस नॉलेज को इन्हांस करने के लिए फिर मैंने सीए कोर्स के लिए जो है जानकारी जुटाना शुरू कर दिया फिर। ओके। सीए एक वाक़ई टफ़ कोर्स माना जाता है। इसको लेकर के बहुत सारा डर भी है स्टूडेंट्स के बीच में। सो आपने कैसे डिसाइड किया कि भई मुझे अब सीए कोर्स के लिए जाना है? क्योंकि एक तो आपने बताया कि भई आप इस चीज़ को डील करना चाहते थे कि भई हमें किसी और के पास ना जाना पड़े। पर जब आपने इस कोर्स के बारे में समझा जाना होगा, तो क्या पहले से पता था या बाद में अंदर जॉइन करने के बाद पता लगा कि इसके इसके चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, मैं हमेशा से एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता था। मैं ये नहीं था कि मेरा 1-2 शहर में कुछ हो। तो उसके लिए मुझे पता था कि चैलेंजेस तो आएँगे। तो जैसे मैंने सीए के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत टटोलना शुरू किया, तो मुझे आइडिया लग गया था कि ये उस लेवल तक की बात कर रहा है, उस लेवल तक का कोर्स है। तो चैलेंजेस का मुझे पहले से पता था। हालाँकि मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था जो चार्टर्ड हो या कुछ भी हो। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आस-पड़ोस से पता करके माइंड में सेट कर दी गई थी कि दिस इज़ वेरी टफ कोर्स। ठीक है। तो ये सोसाइटी ने आपके दिमाग में सेट कर दिया। प्लस 2 के स्टूडेंट के लिए बड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को मैनेज करना। हालाँकि आपकी स्पिरिट्स हमेशा से अप रही, जैसा आपने बताया कि मतलब आपको ये इसलिए करना था। तो मैनेज कैसे हुआ? देखिए, मैनेज की अगर मैं बात कहूँ, तो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से होने के बावजूद और आप
का जब बैकग्राउंड कोई पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, उस तरफ जाना एक काफ़ी बड़ा चैलेंजेस था। लेकिन मेरे पेरेंट्स हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं। तो जैसे मैंने उनसे डिस्कस किया और किया, तो उन्होंने भी मुझे राय दी। उसके बाद मैं सही गाइडेंस की तरफ था कि मुझे कहीं से कोई अच्छी गाइडेंस मिले। सो आपने कैसे इंस्टीट्यूट का डिसीजन लिया? क्या आपके फैमिली में कोई था पहले से इस फील्ड में, या फिर आपको कैसे, क्योंकि आप बता भी रहे हैं कि आप फ्रेशर ही थे ऑलमोस्ट, क्योंकि आपने पापा को काम करते हुए देखा। तो ये इंस्टीट्यूट आपने कौन सा ज्वाइन करा और फिर क्यों और कैसे? जी, मेरे जो स्कूल में टीचर थे वो मुझे काफ़ी फ़ोर्स करते थे कि तुम सीए कर सकते हो। हालाँकि मेरा उस टाइम कभी मेरा पढ़ाई में मन नहीं था कि मुझे पढ़ाई करनी है, हमेशा से बिज़नेस में था। ये तो मैंने बिज़नेस की रिक्वायरमेंट की वजह से सीए की तरफ परस्यू किया। ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मेरे स्कूल में सेमिनार्स हुए थे। उन सेमिनार्स में एक सेमिनार पारस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी हुआ था। ठीक है। तो उस दौरान मैंने उस सेमिनार को काफ़ी सीरियसली लिया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बिज़नेस के रिगार्डिंग काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताई थी कि ठीक है, आप चार्टर्ड बनने के बाद इस तरह से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो उस सेमिनार के बाद मैंने पारस से कॉन्टैक्ट किया ओके। और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मेरे से फर्स्ट, ऑब्वियस सी बात है मैंने प्लस टू के बाद 6 से 8 महीने बिज़नेस में लगाए, तो मेरे कई फ्रेंड्स उस टाइम में सीपीटी उस टाइम हुआ करता था, तब जो सीए फाउंडेशन है परस्यू कर चुके थे। ठीक है। तो मैंने उनसे बात की, तो मैं सीरियसली बताऊंगा मैंने पारस पे आके कोई विजिट नहीं किया था, सिर्फ उनके कहने से मैंने पारस को ज्वाइन कर लिया ओके। और उस सेमिनार की वजह से। ओके। जी तो मतलब उसमें एक तरीके से आपकी काउंसलिंग हुई थी, और उन्होंने डिटेलिंग बताई आपको इंस्टीट्यूट के बारे में, और फिर एक ट्रस्ट भी था, क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि ओके। सो क्या पैटर्न रहता है, एक ब्रीफ में थोड़ा सा जानना चाहूँगा पारस इंस्टीट्यूट के बारे में। देखिए, पारस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं एज ए स्टूडेंट आपको काफ़ी कुछ बता सकता हूँ, लेकिन इसमें इनका सबसे जो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जो अब मैं सीए फाइनल में हूँ, तो और भी अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के साथ जो स्टडी का पैटर्न वो समझ आता है कैसे वो पढ़ा रहे हैं। तो इनका बिल्कुल ही यूनिक सी चीज़ें इन्होंने कई अपने एक्सपीरियंस से डेवलप की हुई है। जैसे कि इनका अगर मैं पॉइंट वाइज अगर आपको ब्रीफ करूँ, तो सबसे पहले इनकी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो अपने आप में एक मैं कहूँ तो आप कुछ भी कह सकते हैं, उसको अमेजिंग भी कह सकते हैं, डिफरेंट भी कह सकते हैं। और अगर मैं आपसे डिस्कस करूँगा तो शायद आप भी एक बार के लिए चौंक जाएंगे। टीचर, ऑब्वियस सी बात है, जब आप नई क्लास में आते हो तो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है, मुझे नए टॉपिक के बारे में पता चलेगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ पे टीचर आते हैं, अटेंडेंस लेते हैं, इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद वो बड़ा प्यार से एक टॉपिक को समझा देते हैं। और आप अब आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है कि हाँ, अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ के कुछ एक्सपोजर मिलेंगे। तो ऐसा आपको कुछ नहीं दिया जाता, उन्होंने आपको एक सिचुएशन समझा देते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा देते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मार्क करते हैं जो कि टोटली अनसोल्व्ड होते हैं। ओके। टोटली अनसोल्व्ड का मतलब टोटली उसमें ना तो कोई हिंट है ना और है, क्योंकि बिल्कुल उसके बिल्कुल ब्लैंक आप जाते हो घर पे, उस कंसेप्ट के बेस पे उन क्वेश्चंस को सोल्व करके आते हो। डाउट मेरे मन में भी था, क्योंकि कभी इस तरह से पैटर्न में मैंने स्टडी की नहीं, तो मैंने अपने टीचर से इस बारे में बात की, भाई ये क्या चल रहा है, मतलब ऐसा या आपका मेथड है या फिर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा या हम कोई गलत सिस्टम में घुस गए। कि आंसर नहीं दिए गए जी हैं जी, उसके अंदर, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि इसके पीछे एक पूरी की पूरी प्रोसेस रहती है। तो जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अब हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। और ये आप भी मानते होंगे, हर स्टूडेंट, हर व्यक्ति अपने आप में एक अलग पर्सनैलिटी है, उसका हर दिमाग अपनी तरफ अपनी दिशा में जाता है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, क्वेश्चंस दिए, तो इनका कहना है कि आप उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए अपने दिमाग से अपनी चीज़ें निकालोगे, ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये क्यों होता है। उसके बाद जब आप उसको करके लाओगे, अगले दिन फिर वो क्लास में डिस्कस टीचर अच्छे से करते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करवाने के चक्कर में आज जो कॉन्सेप्ट समझाओ 3 दिन बाद उसके बारे में डिस्कशन होगी, तब तक 3 दिन तक आप घूमते रहो गूगल पे, फ्रेंड से, ये वो कैसे, मतलब ये क्वेश्चंस। और सबसे बड़ा जो इसमें डाउट क्या रहता है, अगर आपने क्वेश्चन रिजॉल्व कर लिया, अगर आपको उसको सोल्यूशन मिल जाए तो तसल्ली हो जाती है, यार मैंने कर लिया। लेकिन यहाँ पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा। ठीक है। अब यही नहीं समझ आता गलत है, ठीक है, क्या है। जब वो डिस्कस होता है, तो जब टीचर बताता है ये चीज़ ऐसे है, तो क्यों है, वो आपके माइंड में क्यूरियोसिटी होती है। टेस्ट सीरीज कैसी रहती है? टेस्ट सीरीज़ तो मैं आपको कहूँगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक पूरी प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या होता है, टीचर ने आपको क्वेश्चंस दिए, डाउट आए, ये सब चीज़ें हुई, उसमें क्या होता है कि कई चीज़ें आप नहीं रिजॉल्व कर पाते, और जो टीचर बताता है नहीं बेटे ये ऐसे होना था, तो आपके माइंड में ये हो जाता है, टीचर ने मुझे कॉन्सेप्ट तो समझा दिया था, तो ये चीज़ मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तो माइंड में डाउट क्रिएट होता है, आपके मन में डिमोटिवेशन क्रिएट होता है, क्या मैं सीए के लायक नहीं हूँ। और जैसा कि बार सोसाइटी में एक माहौल बनाया गया है, बहुत टफ कोर्स है, तो
उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए उन्होंने टेस्ट सीरीज़ शुरू की। टेस्ट सीरीज़ में क्या सीन होता है कि आप क्वेश्चन ट्राई करें, टीचर ने डिस्कस किए, उसके बाद चैप्टर वाइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक चैप्टर में 50 क्वेश्चन है, तो फर्स्ट 25 इस टाइप के क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, उसके बाद इस टाइप्स के, फिर पूरे चैप्टर का इकट्ठा टेस्ट होता है। तो वो एक पूरी प्रोसेस हो जाती है ताकि जो मैंने अपने माइंड में सोचा था उस कॉन्सेप्ट के बारे में, जो टीचर ने बताया, उन दोनों का मैं एक तरह से कह सकते हैं अब कंसोलिडेशन कर सकूँ, समझ सकूँ। तो उसके लिए टेस्ट एक प्रोसेस का पार्ट है। अगर आप मुझसे कहें कि टेस्ट सीरीज़ बहुत अच्छी है या टीचिंग मेथोडोलॉजी बहुत अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि इन दोनों को अगर अलग-अलग करके देखा जाए, अलग कर दिया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। लगभग कितने टेस्ट हो जाते हैं, मतलब ओवरऑल प्रिपरेशन की जब हम लोग बात करें, तो आपके फाइनल से पहले कितने टेस्ट ये लोग ले चुके होते हैं? हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर के 2 टेस्ट तो हो ही जाते हैं पर चैप्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी सब्जेक्ट में 10 चैप्टर हैं तो आपके 20 टेस्ट तो क्लास के साथ-साथ ही हो गए। उसमें क्या होता है कि बच्चे को पता भी नहीं चलता उसकी रिवीजन कब हो गई। अब अगर मैं देखूँ, अगर आप नॉर्मली किसी भी चार्टेड जो फैकल्टी है उनसे बात करेंगे तो वो कहते हैं अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो बिफोर एग्ज़ाम यू हैव टू डू रिवीजन 3 to 4 टाइम। और इन टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ मैं 2 से 3 बार तो वैसे ही रिवीजन कर चुका हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ मैंने रिवाइज़ किया, उसके बाद टीचर से डिस्कस किया, फिर मैंने टेस्ट के लिए पढ़ाई की। उसके बाद क्या होता है, ये यूटीज़ होते हैं एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि क्या होता है सिलेबस ख़त्म होने और एग्ज़ाम के बीच में यूटी-एफटी होते हैं। यूटीज़ को बाइफरकेट किया जाता है, जैसे 10 चैप्टर हैं तो 3-3-3 करके। एफटीज़ में पूरा टेस्ट का जो मतलब पूरा जो फाइनल में एग्ज़ाम आएगा उस तरह से उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके एग्ज़ाम से पहले, फाइनल से पहले आपके लिए कुछ नया नहीं रह जाता होगा, आपको ईज़ी लगता होगा कुछ इसमें। ठीक है। तो इस दौरान मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इमोशनली भी कई बारी, क्योंकि जिन बच्चों के रिज़ल्ट नहीं आ पाते या जो मैं कहूँगा फ़ेल हो जाते हैं कई बारी, क्योंकि टेस्ट हर तरीके के होते हैं। और तो इमोशनल बिल्डअप के लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोर्स कोई भी हो, मैं सिर्फ सीए कोर्स की बात नहीं करूँगा, आप कितना भी अच्छा पढ़ाई कर लो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी एक मजबूरी है कि अगर 1 लाख बच्चे, 10,000 बच्चे अगर एग्ज़ाम दें तो उन्हें एक लिमिट में ही पास आउट करने होते हैं। तो इस चीज़ को हर एक स्टूडेंट को समझना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो अगर आप ये सोचो कि मेरा इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो इसका मतलब मैं डफ़र हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डफ़र हो सकता है कि आप उस रेस में पीछे हो गए, क्योंकि इतनी सी खिड़की है, 100 लोग हैं, 10 बंदों के जाने की जगह, ऑब्वियस सी बात है 90 तो रहेंगे, ठीक है ना? उसके साथ ठीक है, जब ये कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब खुद के साथ होता है तो काफ़ी फ़ील होता है। तो उस टाइम क्या होता है, आपकी काफ़ी एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली की भी और की भी, तो उसमें टीचर्स का काफ़ी मोरल सपोर्ट भी रहता है और जो क्लास में डिस्कशंस भी होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, क्लियर होने के बाद सबके पास प्लान होता है, भैया मैंने उस फर्म में जाना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे करना है। यहाँ पे टीचर्स ये तो सिखाते ही हैं क्लियर करने के बाद कैसे आप अपनी लाइफ में आगे परस्यू करें। अगर बाय चांस आप रह जाते हैं तो आपको जो सपोर्ट एक टीचर का मिलना चाहिए वो आपको पूरा मिलता है। लगभग 25 से 26 साल हो चुके हैं पारस इंस्टीट्यूट को, राइट? सो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है पूरे इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में कहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो प्लेस्ड हैं, जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। सो ऐसे में अभी हम जब करंट सिचुएशन देखते हैं तो बहुत बड़ी क्लासरूम्स हैं जिसमें बहुत बड़ी सिटिंग्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो ऐसे में अपनी बात रख पाना कई बार चैलेंजिंग होता है, जिस तरीके से आपने बताया कि टेस्ट सीरीज़ बहुत चैलेंजिंग है। तो क्या हर बच्चे से इंटरेक्शन हो पाता है? जी, मैं हमेशा से मैं आपको बताऊँ, मैं थोड़ा-सा पॉसेसिव टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ। मैं अगर टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो मेरा अगर टीचर के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं है तो मुझे मज़ा नहीं आता। मेरे को लगता है टीचर मेरे पे ध्यान नहीं दे रहा। तो मैं हमेशा से ही फर्स्ट बेंच पे बैठा हूँ। ठीक है। लेकिन आई कॉन्टैक्ट उस टीचर का जैसा मेरे साथ है वैसा ही लास्ट बेंच के बच्चे के साथ भी है। ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई से हट के कुछ और कर रहा है तो टीचर फट दे से कह देता है, भाई क्या कर रहा है? इधर ध्यान दो। तो इसका मतलब टीचर का जो है माइंड पूरी तरह से क्लास में इंक्लूड है। वो ये नहीं सोच रहा कि यार ठीक है लेक्चर फारिग करो उसके बाद कुछ और देखते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात मैं मानता हूँ है। जब आप +2 से निकलते हैं तो आपकी बहुत कच्ची उम्र होती है, मैं कहूँगा, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं होता, और एक ऐसे में इंस्टीट्यूट की और फैकल्टी की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि आपकी एनर्जी को चैनलाइज करके आपके फाइनल जो डेस्टिनेशन है, जो आपका गोल है, वहाँ तक लेकर के जाया जाए।
इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, एक तो जैसे आपने बताया कि ठीक है कम्युनिकेशन अच्छा है, कि क्या ऐसा कम्युनिकेशन आपके फैकल्टी का, पारस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स का, आपके पेरेंट्स के साथ भी है? जी बिल्कुल, मैं इसके साथ भी आपके साथ एक किस्सा शेयर करना चाहूँगा। मैं स्कूल में कभी भी टॉप मोस्ट स्टूडेंट इन स्टडीज़ तो नहीं रहा। हाँ, मैं अपने क्लास का मॉनिटर था, टीचर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन था, प्रिंसिपल तक भी मेरा नाम जानते थे, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं क्लास में मैं फर्स्ट आता हूँ हमेशा, ठीक है? टॉप 5, टॉप 6 में मैं हमेशा रहता था। तो जैसे मैं पारस में आया तो ऑब्वियस सी बात है, ऑल ओवर इंडिया के जो बच्चे हैं, अलग-अलग डिफरेंट स्कूल से, मैंने जैसे आपको कहा मैं छोटे से स्कूल से था, डीपीएस के और बहुत बड़े-बड़े स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे आए होंगे। तो उनसे क्या होता था, मेरे टेस्ट में नंबर तो आते थे, लेकिन टीचर्स को ये लगता था जो मेरे में पैशनेट है या जो मैं कर सकता हूँ, उसके मुकाबले में कम है। उन्होंने बिना मुझे बताए मेरे फादर को कॉल कर दिया, आओ और आप सेंटर पे आके मिलो। एट दैट टाइम माई फादर इज़ इन आउट स्टेशन, और जैसे सुबह के 4 बजे थे वो आए। उन्होंने आते ही मेरी मम्मा को बोला कि इसके इंस्टीट्यूट से कॉल आया है, और मेरी आँख खुल गई थी। 4 बजे से लेके उस टाइम 10 या 11 बजे आना, मेरे को टेंशन हो गई। मैं कहा यार टेस्ट में नंबर भी ठीक आ रहे हैं और बच्चों से भी ठीक है, फिर मुझे मेरे फादर को क्यों बुलाया यहाँ पे। जब फादर यहाँ पे आए तब उन्होंने सारी टेस्ट रिपोर्ट मेरी दिखाई और बच्चों की दिखाई। उन्होंने बताया कि मयंक बहुत अच्छा कर रहा है, नो डाउट, लेकिन जो ये कर सकता है उससे अभी बहुत पीछे है। तो इन्होंने मेरे फादर के सामने सारी चीज़ें रखी कि आप इसका कैसे सपोर्ट करें, कैसे क्या चीज़ें करें। तो वो एक बहुत बड़ा मैं अपने आप में समझता हूँ कि रोल होता है, क्योंकि आपके फादर और मदर जो आपके पेरेंट्स, आप कभी भी आपको ये नहीं चाहेंगे कि आप कहीं गलती करें। लेकिन एक कोर्स की, हर एक फील्ड की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है। वो रिक्वायरमेंट्स उस फील्ड के एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं, एज ए स्टूडेंट भी, एज ए टीचर भी, और आपके जो गार्डियन है उनको भी। तो मैं एक ये बहुत बड़ा रोल मानता हूँ। और आपके जो वीकली टेस्ट की जितने भी रिपोर्ट्स होती है, कोई भी मैसेज है, वो आपके पास तो आता ही आता है, साथ में आपके पेरेंट्स के पास भी जाता है। तो मतलब पूरा पेरेंट टीचर मीटिंग का जी, जी, जैसे जी, स्कूल में जी। फील जी, होता था बिल्कुल, वो देते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, पर बिल्कुल। इससे अच्छी चीज़ आपने ये बताई कि वो आपके पोटेंशियल को बिल्डअप करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ैक्टली। हम कई बार अपने आप को, और इतनी कम उम्र में ये रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल होता है कि हमारा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है, तो इसमें फैकल्टी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मैं आज आपसे पूछूँ कि मुझे क्या करना चाहिए, तो आपकी पहली लाइन ये होगी कि जिसमें बेटा तेरा इंटरेस्ट है, तू वो कर। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूँ तो ये मैं इंटरेस्ट कैसे पता करूँ, तो भाई सारे काम मैं ही थोड़ी बताऊँगा, कुछ तू भी तो कर। इस लाइन को सब बोलते हैं, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो कोई नहीं बताता, ठीक है ना? आज मैं अगर +2, 10th सीए फाउंडेशन में, आईपी जहाँ भी हूँ, मैं पूछूँ कि यार इंटरेस्ट मेरा किस में, मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग भी आप अपने टीचर से बातचीत कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती है। आज भी अगर मैं बात करूँ तो मैं आईपीसीसी यहाँ से कर चुका हूँ, और यूँ देखा जाए तो एज ए स्टूडेंट लाइफ मैंने यहाँ से पूरी कर ली है, लेकिन आज भी मेरे रिलेशन ऐसे हैं कि हम फ्रेंड्स की तरह मिलते हैं। और ये नहीं है कि फ्रेंड्स की तरह मिलते हैं तो हमारा टीचर स्टूडेंट का रिलेशन नहीं है। आज भी हम अपनी रिस्पेक्ट जैसे पेरेंट्स की करते हैं, वैसे ही टीचर्स की करते हैं। लेकिन एक जो बैरियर होता है ना बीच का, वो ख़त्म हो चुका है। वो एक ये है कि हिचकिचाहट ख़त्म है, हम कुछ भी बात कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके, आर्टिकलशिप आपकी कहाँ चल रही है इसमें? आर्टिकलशिप मेरी टॉप 20 फर्म में चली रही है इस टाइम। ओके ओके ग्रेट। तो कैसे अपने आप को अलग पाते हैं और इंस्टीट्यूट के बच्चों से जो आर्टिकलशिप कर रहे हैं आपके जी, साथ? मैं औरों से कंपैरिज़न की बजाय मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, नॉर्मली सीए की आर्टिकलशिप में ना मजाक बनाया हुआ है। पहले साल तो आप फोटोस्टेट की कॉपियाँ ही निकालोगे या प्रिंट करोगे। अच्छा। मेरी आर्टिकलशिप जॉइन हुई थी, उसके 1 हफ्ते के अंदर मुझे आउट स्टेशन पहली बार मैं गया था मेरी लाइफ में। नहीं, मैं हिसार से बाहर मेरी नानी के भी अकेला नहीं गया था, सिरसा वो रहते हैं। आउट स्टेशन दिल्ली से उत्तराखंड, फर्स्ट टाइम उन्होंने ऑडिट पे मुझे भेज दिया था, और आप यकीन नहीं मानेंगे मैं डर रहा था, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। और आपको मैं बताऊं, जहां जब मैं उस क्लाइंट से डील मैंने की और वो काम मैं कंप्लीट करके आया, तो मेरी फर्म के पार्टनर ने मुझे कहा था कि एज एन आर्टिकल यू डिड वेल, यू डिड एक्सट्रीमली वेल। जो भी अभी तक के आर्टिकल हैं उनसे भी हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाते थे, और आपने फर्स्ट टाइम में कर लिया। तो मैं किसी से कंपैरिजन अपना करूं, मैंने क्या अचीव किया वो मैं आपके सामने ज़रूर डिस्कस करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे ये कहा भी जाता था सक्सेस इज अ फाइट बिटवीन यू एंड योरसेल्फ। एग्जैक्टली, आप एग्जैक्टली। अपने रोज नए बेंचमार्क क्रिएट जी, करते जी, हैं और बिल्कुल। अपनी चीज़ें। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सो इट्स रियली वेरी ग्रेट टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू सो मच। थैंक्स, इट्स माय प्लेजर ऑल्सो। आई रियली विश कि आप बहुत सारी बुलंदियों को छुएं, तमाम थैंक यू, तरक्कियां पाएं। थैंक थैंक यू, यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सर।